हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन। चलिए आगे दिया गया है कि भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक देखा जाए तो बेलन नदी घाटी को कहा जाता है। कहाँ पर? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। भारत में ज्ञात विशालतम मध्य पाषाणवास वाला स्थल कौन सा है? तो बागोर कहाँ पर पड़ता है? भीलवाड़ा राजस्थान में। अच्छा, आगे देखते हैं कि बागोर साइट के संबंध में सही कथन हैं। क्या क्या सही कथन हैं इनको भी देख लेते हैं। देखिए, यह राजस्थान में अवस्थित है। क्या? बागोर, है ना। इसके विशुद्ध मध्य पाषाण प्राक मृदभांड चरण के होने के संबंध में हमारे पास ये 5365 डैश दिया है 3775 ईसा पूर्व की कार्बन तिथियां दी गई हैं। जबू, बैल, भेड़, बकरी और सुअर का करीब 5000 ईसा पूर्व से ही पालतू पशु के रूप में पालन किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है ना। मध्य पाषाण काल की बात चल रही है तो उसी में ये चीजें दी गई हैं, है ना। चलिए आगे दिया गया है क्या कि किस स्थल पर मानव जीवाश्म पूरा पाषाणकालीन औजारों के साथ स्वस्थानीय मानव पाए गए हैं। तो कहाँ पर पाए गए हैं? मानव के जीवाश्म हैं और उनका स्थान भी दिया गया है। तो कहाँ पर पाए गए? हथनौरा, नर्मदा घाटी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है वह मध्य पाषाणिक स्थल जहाँ से पशुवध स्थल अर्थात बूचड़खाना का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो महदहा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से। सरायनाहर और महदहा संबंधित है कहाँ से? तो गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित हैं दोनों। आगे दिया है कि प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण किस काल से संबंधित है। तो प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण उच्च पुरा पाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल से संबंधित है। आगे देखते हैं मध्य पाषाण के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। तो देखिए, मध्य पाषाण का एक स्थल है जैसे बीरभानपुर, कहाँ पर पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। आगे है लखनाज। लखनाज कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। टेरी स्थल कहाँ पर पड़ता है? तो टेरी स्थल तमिलनाडु में पड़ता है। आदमगढ़ की बात करें तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश में पड़ता है। बागोर कहाँ पड़ता है? बागोर राजस्थान में पड़ता है। और ये सब मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं। इसके बाद देखिए, सरायनाहर कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। महदहा कहाँ पड़ता है? तो महदहा भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगे दिया गया है कि मध्य पाषाण कालीन गुफा चित्रकारी में किस प्रकार की कला प्रदर्शित की गई है। तो उसमें आखेट, नृत्य और युद्ध की कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। भारत में किस नवपाषाणिक स्थल की सर्वप्रथम खोज की गई? तो भारत में सर्वप्रथम लिंग सुगुर 1842 ईस्वी में मैसूर में नवपाषाणिक स्थल की खोज की गई थी। कहाँ पर? लिंग सुगुर और पड़ता है मैसूर, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब आ गया नवपाषाण काल, है ना। किसकी बात होगी? नवपाषाण काल की। तो विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपाषाण काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 9000 ईसा पूर्व से नवपाषाण काल का काल माना जाता है। भारत में नियोलिथिक अर्थात नवपाषाण काल स्थिरीकरण की तिथि कब मानी जाती है? तो स्थिरीकरण की तिथि देखी जाए तो 7000 ईसा पूर्व मानी जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युगीन एक ऐसी बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसका काल 7000 ईसा पूर्व बताया गया है। तो वह स्थल कौन सा है? वह स्थल है मेहरगढ़, है ना। कहाँ पर पड़ता है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। आगे देखते हैं। नवपाषाण काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लेनमे सूरियर ने कहाँ से प्राप्त किए थे? तो लेनमे सूरियर के द्वारा टोंस नदी घाटी उत्तर प्रदेश से प्रस्तर उपकरण सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में प्राप्त किए गए थे। आगे देखते हैं कि वह स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृत से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से। भारत में प्राप्त प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला स्थल कौन सा है? क्या है? प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला स्थल पूछा गया है। तो लहुरा देव है ना। 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व। संत कबीर है
संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तत्पश्चात मेहरगढ़ है 7000 ईसा पूर्व। तो यहाँ से प्राचीन कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए 3 जगह से, लहुरा देव से, संत कबीर नगर से और मेहरगढ़ से। आगे बात करते हैं कि नवपाषाणिक स्थल बुर्ज होम की खोज डी टेरा एवं पीटरसन ने किस वर्ष की थी। तो नवपाषाणिक स्थल है बुर्ज होम, जिसकी खोज डी टेरा एवं पीटरसन ने 1935 में की थी। भारत में सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो भारत में सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य कोलडिहवा इलाहाबाद से प्राप्त हुए थे। भारत में सर्वप्रथम गेहूं के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए। चावल कहाँ से प्राप्त हुए, कोलडिहवा उत्तर प्रदेश से, और गेहूं के साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। आगे बात करते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो पालतू जब भैंस पाली गई कहाँ से प्राप्त हुए, मेहरगढ़ से। अगर आप लोगों को PDF प्राप्त करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं ना, टेलीग्राम में जुड़कर। हमारे चैनल का नाम आप सभी लोग जानते ही हैं, क्या नाम है, स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन। इससे जुड़िए, अपना सहयोग बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। किस नवपाषाणिक स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, अर्थात जहाँ पर मानव कंकाल है वहाँ पर कुत्ते का भी कंकाल मिला है। तो बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से। किस नवपाषाणिक स्थल से गर्तावास अर्थात गड्ढा घर है ना, गड्ढा घर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो बुर्ज होम एवं गुफ कराल से प्राप्त हुए हैं। वह नवपाषाणिक स्थल जहाँ से पशु की हड्डी के उपकरण एवं हिरण के सींगों के उपकरण मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, चिरांद सारण बिहार से मिले हैं। आगे बात करते हैं कि दक्षिण भारत में नवपाषाणिक काल का मुख्य स्थल कौन सा है। तो दक्षिण भारत में नवपाषाणिक काल का मुख्य स्थल बेल्लारी कर्नाटक में है। किस नवपाषाणकालीन पुरा स्थल से राख के टीले के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो नवपाषाणकालीन है और राख के टीले मिले हैं संगनकल्लू अर्थात बेल्लारी कर्नाटक से। कहाँ पड़ता है संगनकल्लू, बेल्लारी कर्नाटक। पिकलीहल उत्तनूर से। अच्छा, अब आगे बात करते हैं दक्षिण भारत के नवपाषाणिक स्थल है ना, कहाँ के। अब हम दक्षिण भारत की बात करते हैं, ठीक। तो यहाँ से कहाँ से, तो दक्षिण भारत में मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर और कोडक्कल, पिकलीहल, संगनकल्लू है ना, ये कर्नाटक इधर पड़ेगा। नरसीपुर, तैक्कल कोट कर्नाटक पर पड़ता है। पय्यमपल्ली तमिलनाडु में और उत्तनूर आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये सब नवपाषाणिक स्थल हैं। आगे बात करते हैं नवपाषाण काल की प्रमुख देन की बात करते हैं। किसकी, नवपाषाण काल की प्रमुख देन। देखिए, तो नवपाषाण काल से क्या क्या मतलब मिला है। तो स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास हुआ नवपाषाण काल में। लोग मतलब इधर उधर नहीं, एक जगह स्थिर होने लगे है ना, एक गांव के रूप में अपने जीवन का विकास करने लगे। कृषि का विकास हुआ, खेती मतलब चावल गेहूं सबके साक्ष्य मिले हैं। कुंभकारी निर्माण हो गया। आग का सर्वप्रथम प्रयोग नवपाषाण काल में किया गया है ना। पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल की प्रमुख देन मानी जाती है। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया गया था। तो सर्वप्रथम पूछा गया, सर्वप्रथम जौ का उपयोग किया गया था। बसुली, छेनी, छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति में पाए गए। तो बसुली हो गई और छेनी हो गई, छेद वाला गोल पत्थर सब नवपाषाण काल में पाए जाते हैं। फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण जिसे हार्वेस्टर कहते हैं नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुआ है। तो किस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुआ है हार्वेस्टर। तो बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। किस नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो महगढ़ा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से पशु बाड़ा है ना मिला है। विविध देख लेते हैं, विविध में क्या है। तो विविध में है कि चित्रित शैलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला कौन सी है। तो जौरा भीमबेटका। भारत में पूर्व प्रस्तर युग अधिकांश औजार किससे बने थे। पूर्व प्रस्तर मतलब पूर्व पाषाण काल की बात कर रहे हैं, तो स्फटिक के मिले हैं।
आगे देखते हैं कि किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं? तो पैसरा, बिहार से। आगे बात करते हैं कि उच्च पूर्व पाषाण युगीन स्थल जहां से शुतुरमुर्ग के अंडों पर चित्रांकन का साक्ष्य मिला है ना। क्या बात करते हैं कि उच्च पूर्व पाषाण युगीन स्थल जहां से शुतुरमुर्ग के अंडों पर चित्रांकन का साक्ष्य मिला है, तो मिला है यह पाटड़े से, है ना। आगे बात करते हैं कि उत्कीर्ण शैल चित्रों को क्या कहा जाता था। तो जो शैल चित्रों पर उत्कीर्ण किए जाते थे, है ना, शैल पर जो चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे उनको पेट्रोग्लिफ बोलते थे। आगे देखते हैं, मध्यपुरा पाषाणिक स्थल समनापुर का उत्खनन का कार्य किसने किया था? तो वीएन मिश्रा ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं आगे। हाँ जी, अब बात करेंगे किसकी? प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृति की, है ना। चलिए, हाँ जी, अब प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृति की बात कर लेते हैं। तो देखिए, आहार या आहार संस्कृति कब से कब तक है? 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व की मानी जाती है। कायथा संस्कृति 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व की बात करता है और यह ताम्र पाषाणिक संस्कृति के अंतर्गत आएंगे। मालवा संस्कृति 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व मानी जाती है। जोरवे संस्कृति की बात करें तो 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व मानी जाती है ना। तो ये सब ताम्र पाषाणिक संस्कृति हैं। आहार या आहार संस्कृति, कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति और जोरवे संस्कृति। आगे की राजस्थान के वह प्रागैतिहासिक स्थल जो ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित हैं। तो ताम्र पाषाणिक काल के पूछे गए हैं, कहाँ के हैं? राजस्थान से। तो आहाड़ हो गया, बालाथल, बागोर, ओजियाना एवं गिलुंद, है ना। आगे बात करते हैं कि आहाड़ ताम्र पाषाणिक स्थल का प्राचीन नाम क्या था। तो आहाड़ ताम्र पाषाणिक स्थल का प्राचीन नाम ताम्बवती था। नेक्स्ट, ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली की तिथि निर्धारित की गई है कब से कब तक? तो 1600 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच। आगे बात करते हैं कि नवदा टोली का उत्खनन कार्य किस पुरातत्वविद ने किया था। तो नवदा टोली का उत्खनन कार्य SD संकालिया के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र में लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। बात है ताम्रपाषाण काल की, कहाँ से? महाराष्ट्र से। तो वहां पर उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाया जाता था। उत्तर की तरफ सिर रखते थे और दक्षिण की तरफ उनके पैर होते थे। जोरवे संस्कृति के अंतर्गत कौन कौन से ताम्रपाषाणिक स्थल हैं? तो जोरवे संस्कृति के अंतर्गत नेवासा, दैमाबाद, कोठे, इनाम गांव और चंदोली स्थल हैं। आगे बात करते हैं कि किस ताम्र पाषाणिक स्थल से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। किस ताम्र पाषाणिक स्थल से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है? इनाम गांव से। कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल सबसे बड़ा माना जाता है? दैमाबाद का। किस ताम्र पाषाणिक स्थल से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है? किस ताम्र पाषाणिक स्थल से तांबे का रथ से। आगे बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो नागदा से। ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त। चलिए आगे देखते हैं कि उच्च पुरापाषाण काल को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो मैग्डेलियन संस्कृत एवं ब्लेड संस्कृत के नाम से इसे जाना जाता था। तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो तोबा ज्वालामुखी राख प्राप्त हुआ है सोन घाटी क्षेत्र से। मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम पुरातात्विक जमाव का क्रम है क्या? सिंघावल, पटपरा, बाघोर एवं खैतौनी। आगे बात करते हैं कि प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय क्या है। प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय है निरक्षर समाजों का इतिहास। हस्तकुठार उपकरण किस विधि के उपकरण थे? तो बाईफेसियल उपकरण के थे। पूर्व पाषाण कालीन लोगों का मुख्य धंधा क्या था? शिकार करना।
आगे बात करते हैं कि किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं। तो बेलन घाटी से, विंध्य क्षेत्र एवं नर्मदा घाटी से। नेक्स्ट है कि ग्राउंड स्टोन टूल्स किसका द्योतक है? तो ग्राउंड स्टोन टूल्स कृषि अर्थव्यवस्था का द्योतक है। पाषाण उपकरण निर्माण केंद्र ईसामपुर किस राज्य में स्थित है? तो पाषाण उपकरण निर्माण केंद्र ईसामपुर कर्नाटक राज्य में स्थित है। 2001 में भारत के किस स्थान से एक पूरा अश्मीकृत मानव शिशु कपाल प्राप्त हुआ है? तो ओदे केरल से प्राप्त हुआ है। भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो एम कनिंघम को मानते हैं। अब बात करते हैं कि पुरापाषाणकालीन संस्कृतियों का कालानुक्रम क्या है? तो कालानुक्रम की बात है। पहले एबीबेली अर्थात अनगढ़ भारी भरकम हस्तकुठार, ऐशूली काफी छोटा सुडौल हस्तकुठार ऋषियुग का, मोस्तारी मध्य पुरापाषाणकालीन पश्चिमी यूरोप, मगदालिनी उच्च पूर्व पाषाण काल। अब बात करते हैं कि प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का क्रम। तो देखिए, पैलोलिथिक पूर्व पाषाण काल, मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक नवपाषाण काल, कैल्कोलिथिक ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। ताम्रपाषाण काल की बात करते हैं तो देखिए, ताम्रपाषाण काल को ताम्रपाषाणिक संस्कृति क्यों कहा जाता है? तो पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था को। ताम्रपाषाणिक संस्कृति की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो कृषि एवं ग्राम्य जीवन पर आधारित थी। ताम्रपाषाणिक संस्कृति को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसे कैल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक कल्चर से जानते हैं। भारत में ताम्रपाषाण युगीन बस्तियां कहां से कहां तक पाई गई हैं? तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी भारत में पाई जाती हैं। आगे बात करते हैं प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृति, है ना। तो आहार संस्कृति या आहार संस्कृति 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, कायथा संस्कृति 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, मालवा संस्कृति 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व, जोरवे संस्कृति 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व मानी जाती है। राजस्थान के वह प्रागैतिहासिक स्थल जो ताम्रपाषाणिक काल से संबंधित है, कौन कौन से? आहाड़, बालाथल, बागोर, ओजियाना एवं गिलुंद। आहाड़ ताम्रपाषाणिक स्थल का प्राचीन नाम क्या जाना जाता है? तो आहाड़ ताम्रपाषाणिक स्थल को पहले ताम्बवती के नाम से जानते थे। ताम्रपाषाणिक स्थल नौदाटोली की तिथि निर्धारित की गई है 1600 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व के बीच। नौदाटोली का उत्खनन कार्य किस पुरातत्वविद ने किया था? तो नौदाटोली का HD संकालिया के द्वारा किया गया था। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र में लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो सर उनका उत्तर की तरफ और पैर दक्षिण की तरफ होते थे। नेक्स्ट है कि जोरवे संस्कृति के अंतर्गत कौन कौन से ताम्रपाषाणिक स्थल हैं? नेवासा, दैमाबाद, कोठे, इनाम गांव, चंदोली, है ना। आगे बात करते हैं कि किस ताम्रपाषाणिक स्थल से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है? तो किस ताम्रपाषाणिक स्थल से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है? इनाम गांव से। कौन सा ताम्रपाषाणिक स्थल सबसे बड़ा स्थल है? दैमाबाद। किस ताम्रपाषाणिक स्थल से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है? कहाँ से? दैमाबाद से। मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग से लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो नागदा से। नेक्स्ट बात करते हैं कि ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त ग्रहों की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? तो आहाड़ राजस्थान से। किस ताम्रपाषाणिक स्थल से सबसे ज्यादा संख्या में ताम्र संचय मिला है? तो गुनगेरिया मध्य प्रदेश से। ताम्र निधियां आर्यों की कर्तत्व हैं, यह कथन किसका है? तो ताम्र निधियां आर्यों की कर्तत्व हैं, तो यह है H. गोल्डन का कथन। जोरवे ताम्रपाषाणिक स्थलों में सबसे अच्छा अधिवास विन्यास प्रमाण कहाँ से मिला है? इनाम गांव से मिला है। कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए गए? मध्य प्रदेश में पाए गए। ताम्रपाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी? तो कायथा संस्कृति की खोज की थी V.S. वाकड़कर ने। ताम्रपाषाणिक स्थल दैमाबाद की निधि है क्या? कुत्ता और 2 बैल के साथ रथ पर सवार खड़ा हाथी।
आगे बात करते हैं कि ताम्र पाषाणिक पुरा स्थल इनाम गांव का उत्खनन कार्य किस पुरातत्वविद ने किया था? तो MS धवलीकर एवं HD संकालिया के द्वारा किया गया था। मालवा ताम्र पाषाणिक संस्कृत के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? महेश्वर, कायथा, ऐरण, मनोती, नवदाटोली, नारदी, नागदा, चिचली, डगवाड़ा। किस ताम्र पाषाणिक स्थल से सिंचाई हेतु पत्थर निर्मित बांध के साक्ष्य मिले हैं? तो इनाम गांव से पत्थर निर्मित बांध मिला है। गंगा की घाटी नरहन संस्कृत किससे संबंधित है? तो गंगा की घाटी नरहन संस्कृत ताम्र पाषाण संस्कृति से संबंधित है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आते हैं विविध पर, है ना। देखिए एक शब्द दिया गया है डोलमेंस, है ना। क्या डोलमेंस शब्द से क्या तात्पर्य है? तो डोलमेंस कहा जाता था गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियां डोलमेंस कहलाती थी। नेक्स्ट है आदि मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय क्या था? तो पशुओं को पालना था। होमोसेपियंस से जातीय रूप भिन्न आरंभिक मानव नुमा जीवी को क्या कहते थे? तो होमिनिड बोला जाता था। नेक्स्ट है पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, किस विद्वान का कथन है? तो सही जवाब है राहुल सांस्कृत्यायन का। किस स्थान पर वर्तमान काल में 80,000 से 1,00,000 वर्ष पुराने मानव के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से? बोरनेवो की नियाह गुफा से प्राप्त हुए हैं। आगे बात करते हैं प्राचीन भारत किस एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा था? तो ग्रोसियन से नहीं जुड़ा था। सर्वप्रथम किस धातु में टिन का मिश्रण किया गया था? तो तांबा में टिन का मिश्रण किया गया था। वी गार्डन चाइल्ड ने किस धातु को जनतांत्रिक धातु कहा है? लोहा को जनतांत्रिक धातु कहा गया है। लेवा तकनीक द्वारा बनाए गए फलक उपकरण किस काल की विशेषता बताते हैं? तो लेवा तकनीक मध्य प्लीस्टोसीन युग के हैं। नेक्स्ट है कि भारत के किस पुरा स्थल से चूल्हे के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? चूल्हे की बात करते हैं तो बिलासुरगाम कुरनूल आंध्र प्रदेश से। आगे भारतीय उपमहाद्वीप के किस स्थल से सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा ग्रह का साक्ष्य मिला है? अर्धवृत्ताकार पूजा ग्रह का साक्ष्य मिला है सिरकप से। प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? मचान, कंदरा और झोपड़ी में। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को। ताम्र संचय का किससे संबंध है? ताम्र संचय का किससे संबंधित है? संबंध है तो काले और लाल मृदभांड से। किस शिलाश्रय से मानव शवाधान के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो लेखैया शिलाश्रय। आगे देखते हैं भारतीय इतिहास के अध्ययन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं? पुरातात्विक स्रोत हैं। आगे बात करते हैं कि दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियां किस काल की मानी जाती हैं? तो दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियां लौह काल से संबंधित हैं। आगे बात करते हैं कि भारतीय महापाषाण संस्कृति की क्या विशेषता है? लोहे के औजार और उपकरण तथा घोड़े, सार्कोफेगी, डोलेमन यहाँ की विशेषता है। लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृत के विषय से क्या ज्ञात किया जाता है? अगर हमें लंबवत पुरातात्विक उत्खनन किया तो संस्कृत के काल का मापन किया जाता है। गंगा घाटी में चावल का उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ माना जाता है? तो लगभग 1000 ईसा पूर्व से। आगे नवपाषाणिक पुरास्थल गुफ कराल कहाँ पर स्थित है? तो गुफ कराल की बात करें तो स्वात घाटी में स्थित है। अब हस्तिनापुर का सांस्कृतिक क्रम देख लेते हैं ना। कहाँ का? हस्तिनापुर का सांस्कृतिक क्रम। तो OCP काल, ताम्रपाषाण काल, PGW काल, लौह काल,
और NBP मृदभांड काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, कुषाण काल प्रथम शताब्दी। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं प्रागैतिहासिक एवं ताम्र पाषाणिक प्राप्त साक्ष्य स्थल एवं काल। तो देखिए ताम्र पाषाण काल की बात करें, है ना, और स्थल तो कहाँ से प्राप्त हुआ है, रंगपुर स्थल से। ताम्र पाषाण है काल और इनाम गांव से, है ना, इनाम गांव ताम्र पाषाण काल से संबंधित। पूरा पाषाण से सोहन, पूरा पाषाण से अतिरम पक्कम, है ना। मध्य पाषाण से संबंधित है चौपानी मांडो, मध्य पाषाण से ही संबंधित है सराय नाहर। उच्च पूर्व पाषाण से संबंधित पटने, नव पाषाण से बुर्ज होम, पूर्व हड़प्पा से कुल्ली और महापाषाण से आदि चेन्नल्लूर संबंधित है। अब बात करते हैं आगे संस्कृति की, है ना। तो काल दिया गया और संस्कृति कौन कौन सी है। तो निम्न पूरा पाषाण काल की संस्कृति है सोन संस्कृति, मध्य पूरा पाषाण काल की नेवासा संस्कृति, उच्च पूरा पाषाण काल की बागोर संस्कृति, नव पाषाण काल की कोल डिहवा संस्कृति। अब काल दिए गए हैं और उनसे प्राप्त साक्ष्य हैं। देखिए पूरा पाषाण काल से प्राप्त साक्ष्य चिप्पड़ पाषाण उपकरण प्राप्त हुआ है। मध्य पाषाण काल की बात करें तो लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। उच्च पूरा पाषाण काल से शैल चित्र प्राप्त हुआ है ना। और नव पाषाण काल से घिसे पाषाण उपकरण हुए हैं। पूरा पाषाण काल से नदी तट अधिवास प्राप्त साक्ष्य हुए हैं, है ना। मध्य पाषाण काल से शैलाश्रय अधिवास प्राप्त हुए हैं। नव पाषाण काल से गर्त अधिवास प्राप्त साक्ष्य के रूप में मिले हैं। ताम्र पाषाण काल का कच्चे एवं पक्के मकान प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं काल की और प्राप्त हुए मृदभांड की। तो हड़प्पा युग है और क्या प्राप्त हुआ है, तो PGW अर्थात चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त हुए हैं हड़प्पा युग में। पूर्वकालीन ऐतिहासिक युग की बात करें तो तब काले एवं लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं। मौर्य युग की बात करें तो NBPW अर्थात उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड प्राप्त हुए हैं मौर्य युग में। बात करें गुप्त युग में तो गुप्त युग में RPW अर्थात लाल पॉलिश वाले मृदभांड गुप्त युग में प्राप्त हुए हैं। चलिए देखते हैं अब प्रमुख स्थल दिए गए हैं, प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से हैं। तो सैपाई स्थल से प्राप्त हुआ है गैरिक मृदभांड परंपरा का साक्ष्य। महुरझारी से महाश्म समाधि प्राप्त हुई है। कहाँ से, महुरझारी स्थल से। वीरभानपुर स्थल से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। उज्जैन स्थल से गैरिक मृदभांड परंपरा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कायथा से ताम्र निधि प्राप्त हुई है। उत्तनूर से राग कटीला के साक्ष्य मिले हैं। आगे बात करते हैं कि मथुरा से अयागपट्ट के साक्ष्य मिले हैं। कन्हेरी से एकादशमुख बोधिसत्व मिला है। सांची से प्रस्तर धातु मंजूषाएं मिली हैं। ब्रह्मगिरी से महापाषाण उपकरण मिले हैं। कुपगल से राख वाले टीले मिले हैं। आदिचनल्लूर से कलश समाधान मिले हैं, मतलब आदिचनल्लूर से कलश समाधान प्राप्त हुआ है। बुर्ज होम से गर्त निवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब कुछ स्थल दिए गए हैं और किस राज्य में पड़ते हैं यह दिया गया है। तो वीरभानपुर कहाँ, किस राज्य का है, पश्चिम बंगाल राज्य में। लोटेश्वर गुजरात में। पैसरा स्थल बिहार में। सरायनाहर स्थल प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश राज्य में। अब स्थल की बात करते हैं और उत्खननकर्ता की बात करते हैं। तो सुहागी घाट के उत्खननकर्ता का नाम है ACL करलाइल। भीमबेटका स्थल है, इसके उत्खननकर्ता हैं BS वाकड़कर। अब बात करते हैं प्रमुख मृदभांड और संस्कृतियां। तो सर्वप्रथम किस पुरातत्ववेत्ता ने मृदभांडों के महत्व का आकलन किया था, तो फ्लिंडर्स पेट्री ने किया था। फ्लिंडर्स पेट्री ने किया था। मृदभांडों का महत्व देख लेते हैं। देखिए इतिहास एवं संस्कृत के अन्य स्रोतों के समान मृदभांड भी एक उपयोगी स्रोत हैं। मृदभांडों का अध्ययन एवं परीक्षण करके हम काल विशेष एवं स्थल विशेष की संस्कृत के विविध पक्षों को उद्घाटित कर सकते हैं।
आगे बात करते हैं कि इनके आधार पर कुछ गूढ़ पहेलियों को सुलझाने में सहायता मिलती है जो अन्य स्रोतों के माध्यम से ज्ञात नहीं हो पाते। इनके विश्लेषण से उत्खनित स्तर की तिथि निश्चित करने में भी सहायता मिलती है। तो यह मृदभांडों की विशेषता थी, है। अब बात करते हैं गैरिक मृदभांड की, है ना। गैरिक मृदभांडों की, देखिए गैरिक मृदभांडों की खोज सर्वप्रथम किस पुरातत्वविद ने की थी? तो बीबी लाल ने की थी 1949 ईस्वी में। गैरिक एवं गेरुए रंग को मृदभांड अधिकांशतः किन क्षेत्रों में पाए गए हैं? तो गैरिक एवं गेरुए रंग के अधिकांश मृदभांड गंगा घाटी क्षेत्र से मिले हैं। पुरातत्व में गेरुए रंग के मृदभांड किस नाम से प्रचलित है? तो OCP, है ना, ऑचर कलर्ड पॉटरी। आगे बात करते हैं हम गैरिक मृदभांडों से संबंधित प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? तो हस्तिनापुर मेरठ, बड़ा गांव तथा बहदराबाद हरिद्वार, अम्बाखेड़ी सहारनपुर, अतरंजी खेड़ा एटा सैफई इटावा, अहिछत्र बरेली, श्रृंगवेरपुर इलाहाबाद, कालापाटन जालंधर, नोह भरतपुर। नोट भी देख लेते हैं। देखिए नोट में दिया गया है कि गैरिक मृदभांडों का विस्तार मुख्यतः उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पंजाब से प्राप्त हुआ है। आगे बात करते हैं कि गैरिक मृदभांड पात्रों की निर्माण अवधि क्या थी? तो इसकी निर्माण अवधि पूछी जाए तो लगभग 1300 से 1200 ईसा पूर्व। गैरिक मृदभांड किस सभ्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो पूर्व वैदिक काल की सभ्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं। बात करते हैं चित्रित धूसर मृदभांड, है ना, इनकी बात करते हैं। इनमें देखते हैं कि चित्रित धूसर मृदभांडों की प्राप्ति सर्वप्रथम किस स्थल से हुई है? तो अहिछत्र से। 1940 से 44 में अहिछत्र टीले की खुदाई से प्राप्त हुए हैं। चित्रित धूसर मृदभांड का महत्व क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता के पतन से लेकर बुद्ध काल के प्रारंभ तक की अवधि की संस्कृतियों के भौतिक परिवेश की जानकारी प्राप्त होती है। चित्रित धूसर मृदभांडों ने ईसा पूर्व 1500 से 600 ईसा के बीच के सांस्कृतिक शून्यता को पाटने का कार्य किया था। हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात किस मृदभांड संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ था? तो जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ उसके बाद चित्रित धूसर मृदभांड का प्रादुर्भाव हुआ। चित्रित धूसर मृदभांडों की प्राप्ति कहाँ से हुई? पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान तथा गंगा के ऊपरी भाग से हुई है। अच्छा, बात करते हैं कि चित्रित धूसर मृदभांड के प्राप्ति स्थल कहाँ से हैं? रोपड़ से, दधेरी, संगोल, भगवानपुर, दौलतपुर, इंद्रप्रस्थ, नोह, जोधपुरा, गिलुंद, उज्जैन, कायथा, आलमगीर, हस्तिनापुर, अहिछत्र, सोंख, मथुरा, हुलास तथा वैशाली से चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त हुए हैं। अच्छा, अब आगे बात करते हैं कृष्ण लोहित मृदभांड की, है ना, कृष्ण लोहित मृदभांड की। इनकी विशेषता देखी जाए तो कृष्ण लोहित मृदभांड की विशेषता है कि ऐसे मृदभांडों का भीतरी तथा बाहर की बारी अर्थात रिम के चारों ओर भाग काला तथा शेष बाहरी भाग ईंट के रंग का लाल मिलता है। आकार, प्रकार एवं अलंकरण चित्रण की दृष्टि से यह भांड अन्य भांडों से भिन्नता रखते हैं। इस मृदभांड के निर्माण विधि को इजिप्शियन तकनीकी कहा जाता है। यह मृदभांड चूने तथा रेत युक्त मिट्टी से बने हैं तथा कभी कभी काचली मिट्टी से भी तैयार किए गए हैं। कृष्ण लोहित मृदभांड किस काल से संबंधित है? तो उत्तरकालीन हड़प्पा संस्कृति से संबंधित हैं। सौराष्ट्र क्षेत्र के किन स्थलों से कृष्ण लोहित मृदभांड प्राप्त हुए? तो रंगपुर तथा लोथल से। पंजाब तथा हरियाणा में कृष्ण लोहित मृदभांड किसके साथ प्राप्त हुए हैं? चित्रित धूसर मृदभांड के साथ। नोह तथा तरंजी खेड़ा से कृष्ण लोहित मृदभांड किस सतह से प्राप्त हुए हैं? गैरिक मृदभांड के ऊपरी तथा चित्रित धूसर मृदभांड के निचली सतह से प्राप्त हुए हैं। आगे बात करते हैं कि दक्षिण भारत, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के बृहद पाषाणिक पुरास्थल समाधियों से किस प्रकार के मृदभांड पाए गए हैं? तो काले लाल मृदभांड पाए गए हैं।
काले लाल प्रकार के मृद भांडों का प्रयोग किस अवधि में किया जाता था? तो ताम्र पाषाणिक संस्कृत के समय किया जाता था। उत्तरी कृष्ण मार्जित मृद भांड की बात करें तो उत्तरी कृष्ण मार्जित अथवा काली पालिश के पात्र की अवधि क्या थी? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अथवा बुद्ध काल। आगे की बात करें कि उत्तरी कृष्ण मार्जित अथवा काली पालिश पात्र से किसकी सूचना मिलती है? तो द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ होने की सूचना मिलती है। उत्तरी कृष्ण मार्जित मृद भांड को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो NBP मृद भांड के नाम से जानते हैं। उत्तरी कृष्ण मार्जित मृद भांड सर्वाधिक स्थल किस क्षेत्र से पाए गए हैं? तो कहाँ से पाए गए? मध्य गंगा क्षेत्र से पाए गए। इनका प्राप्ति स्थल दिया है, तो चलिए आगे देखते हैं कि उत्तरी कृष्ण मार्जित मृद भांड भारत के किस क्षेत्र से पाए गए हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से। चलिए अब बात करेंगे हड़प्पा सिंधु सभ्यता की, है ना। अभी तक हमने पाषाण काल की प्रागैतिहासिक काल को देखा, अब बात करेंगे हड़प्पा सिंधु सभ्यता की, है ना। तो चलिए सामान्य तथ्यात्मक विवरण देखते हैं, क्या इसके अंतर्गत क्वेश्चन बनेंगे। देखिए साधारणतः सिंधु सभ्यता को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता एवं कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है क्या? पुरातात्विक उत्खनन। सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितने लाख वर्ग किलोमीटर का है? तो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर का है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, रेडियो कार्बन, है ना, C14 द्वारा विश्लेषित सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक मान्य तिथि क्या है? तो लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है कि विभिन्न स्थलों से प्राप्त संशोधित रेडियो कार्बन 14 के आधार पर हड़प्पा संस्कृति, तो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता देखा जाए तो कब से कब तक है? 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व। नगरीय हड़प्पा सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। उत्तर हड़प्पा सभ्यता 1900 से 1300 ईसा पूर्व मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी है? तो आकृति इसकी त्रिभुजाकार है। आगे की बात करते हैं कि हड़प्पा संस्कृति मानी जाती है कैसी सभ्यता? तो हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन तथा आद्य ऐतिहासिक सभ्यता मानी जाती है। अब देखिए सिंधु सभ्यता का विस्तार देखते हैं। देखिए तो सिंधु सभ्यता का विस्तार देखा जाए तो उत्तर की तरफ कहाँ है? मांडा, जम्मू कश्मीर। पश्चिम की तरफ देखें तो 1600 किलोमीटर है, और कहाँ पर? तो पश्चिम में है सुतकांगे डोर अर्थात मकरान तट प्रदेश। दक्षिण की बात करें तो 1400 किलोमीटर है, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र। पूर्व की तरफ बात करें तो यह सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार आलमगीर मेरठ अर्थात उत्तर प्रदेश तक है। तो ये हमारा मैप से हमने देखा। अब देखिए, अब देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों द्वारा निर्धारित सिंधु सभ्यता की तिथियां कौन सी हैं। कौन सा विद्वान कौन सा तिथि निर्धारित करता है ना, सिंधु सभ्यता की? तो जॉन मार्शल के द्वारा 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व माना गया है सिंधु सभ्यता की तिथि। अर्नेस्ट मैके की बात करें तो 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व मानते हैं। माधव स्वरूप वत्स की बात करें तो 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता की तिथि बताई है। सीजे गैड की बात करें तो इन्होंने 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना है। मार्टिमर व्हीलर ने 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना है। फेयर सर्विस के द्वारा 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व निर्धारित तिथि बताई गई है। चलिए आगे बात करते हैं कि सैंधव स्थल की खोज एवं नगर नियोजन। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में की गई थी। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता को खोज निकालने में किन भारतीय पुरातत्व विद्वानों का विशेष योगदान था? तो रखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी।
हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम किस पुरातत्वविद का ध्यान आकृष्ट हुआ था? चार्ल्स मैसन 1826 में। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे उनका नाम है ए कनिंघम 1853 ईस्वी में। पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही? तो लगभग यह 6 शताब्दी तक जीवित रही। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किस विद्वान ने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम सर जॉन मार्शल ने दिया था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किस विद्वान के द्वारा कहा गया? तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी स्टुअर्ट पिगट ने कहा। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो को किस एक और नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो के किले व शहर की सबसे चौड़ी सड़कें थी 7 व 11 मीटर। सिंधु सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता की प्रकृति नगरीय थी। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? मृदभांड है इसके कारण। विशेष तथ्य देखते हैं कि सिंधु घाटी की संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इनके पास नगरीय सुविधा थी, इनके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इनको लोहा एवं रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। आगे की बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल को पत्तन नगर के नाम से भी जाना जाता है? तो सिंधु सभ्यता के लोथल स्थल को पत्तन नगर के नाम से जानते हैं। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है, कहाँ का? पंजाब का। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी हरियाणा का। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण किन नदियों के किनारे से प्राप्त हुआ है? तो घग्गर एवं हाकरा नदियों के किनारे से। चलिए आगे देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों से, है ना, हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों से किलेबंदी किस काल को प्रदर्शित करती है? तो प्राक हड़प्पा काल की। गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र प्रवरा नदी में विकसित सैंधव सभ्यता स्थल कौन सा है? दैमाबाद। दैमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो प्रवरा नदी के किनारे दैमाबाद स्थित है। प्राक सिंधु सभ्यता के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो बनावली एवं कालीबंगा से प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। मेसोपोटामियाई अभिलेखों में उल्लिखित मेलुहा की पहचान किसके साथ की गई है? तो सिंध क्षेत्र से की गई है। आगे की बात करते हैं कि हड़प्पीय स्थल मांडा, है ना, हड़प्पीय स्थल मांडा जो भारत की सीमा के सबसे उत्तरी छोर को अंकित करता है किस नदी तट पर अवस्थित है? तो चिनाब नदी तट पर। हड़प्पीय संस्कृति का वह कौन सा पूरा स्थल है जहां से दुर्ग तथा नीचे के नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे मिले हुए हैं? तो कालीबंगा से। सैंधव वासियों को निर्माण क्षेत्र में ज्ञात था कूपों का निर्माण, स्तंभों का निर्माण और नालियों का निर्माण। आगे की बात करते हैं कि कच्छ क्षेत्र में स्थित हड़प्पीय स्थल है कौन से? तो कच्छ क्षेत्र की बात कर रहे हैं देसलपुर, सुरकोटडा एवं धौलावीरा। धौलावीरा कच्छ क्षेत्र के किस द्वीप पर स्थित है? तो कादिर द्वीप पर स्थित है। खंबात क्षेत्र में स्थित हड़प्पीय स्थल कौन सा है? तो रोजदी, रंगपुर एवं लोथल। आगे की बात करते हैं कि स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस राज्य में सैंधव स्थलों की सबसे अधिक खोज की गई? गुजरात राज्य से की गई। वह कौन से हड़प्पीय पुरा स्थल हैं जो हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित हैं? तो सोरतुघई तथा मुंडी गाक हैं जो हड़प्पीय पुरा स्थल है जो हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। बलूचिस्तान में स्थित हड़प्पीय पुरा स्थल कौन कौन से हैं? तो डाबरकोट है, सोतकाको है, सुतकांगे डोर है ना। सैंधव स्थल मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है ना। तो कौन सी है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत? तो विशाल अन्नागार, है ना, ग्रेट ग्रैनरी। सिंधु घाटी से स्थित सैंधव सभ्यता के स्थल कौन कौन से हैं? तो मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, कोट दीजी। उत्तर प्रदेश में स्थित सिंधु सभ्यता के प्राप्त स्थल कौन से? तो उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है, सोथी, हुलास, सहारनपुर का, है ना। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से प्राप्त ईंटों का अनुपात कितना था? तो ईंटों का अनुपात देखा जाए 1:2:4 का है।
किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कोटदीजी से। आगे की बात करते हैं, हड़प्पा शहरों का उत्तर से दक्षिण की ओर भौगोलिक अनुक्रम कौन सा है? तो हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और लोथल, ये किस तरह? उत्तर से दक्षिण की तरफ। ठीक। झूकर संस्कृत का संबंध किस सैंधव सभ्यता से स्थापित किया गया है? चंदहुदड़ो से। झूकर संस्कृत का संबंध किससे है? परवर्तीय हड़प्पीय संस्कृत से। भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृत का उदय हुआ? तो उत्तरी पश्चिमी भाग में हड़प्पा संस्कृत का उदय हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, अपना सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद। अब विशेष तथ्य की बात करते हैं कि क्या सैंधव सभ्यता के नगरों की विशेषता थी? क्या नगर योजना ग्रिड विन्यास पर आधारित थी, सड़कें एक दूसरे को काटती थीं समकोण पर, है ना। आगे है हड़प्पा, बनावली व चनहुदड़ो के नगरों की योजना ग्रिड विन्यास दिखाई पड़ता है। आगे बात करते हैं कि पाकिस्तान के चोलिस्तान के रेगिस्तान में सरस्वती नदी के शुष्क तल पर बड़ी संख्या में सैंधव स्थल को खोजने वाला विद्वान कौन था? मोहम्मद रफीक मुगल था। नेक्स्ट की बात करते हैं कि सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीर का उत्खनन कार्य किस विद्वान ने किया था? तो आलमगीरपुर का जो उत्खनन है यज्ञदत्त शर्मा ने 1950 में किया था। हड़प्पा संस्कृत की पूर्व सीमा तो आलमगीर उत्तर प्रदेश, आलमगीर मेरठ, है ना। सैंधव स्थल आलमगीर मेरठ उत्तर प्रदेश किस नदी के किनारे स्थित है? तो हिंडन नदी के बाएं तट पर स्थित है। किस हड़प्पाई स्थल से चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता है? तो धौलावीरा से। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? लोथल से। सैंधव स्थल चंदहुदड़ो के उत्खनन कार्य का निर्देशन किस विद्वान ने किया? तो EJH मैके ने। राजस्थान के कालीबंगा और हरियाणा के बनावली हड़प्पा पूर्व अवस्था को क्या कहते थे? चालकोलिथिक या ताम्रपाषाणिक कहा जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं कि सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। वह कौन सा हड़प्पा स्थल है जो दुर्गीकृत नहीं था? है ना, तो चनहुदड़ो था। अब बात करते हैं प्रस्तर मूर्तियां, मृण मूर्तियां, मोहरे एवं लिपि की। तो हड़प्पा सभ्यता में बहुतायत मात्रा में मुद्राओं का निर्माण किया गया सेल खड़ी पर, है ना, सेल खड़ी के पत्थरों से। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर किस पशु का अंकन नहीं किया गया? तो गाय एवं घोड़े का कोई नामो निशान नहीं है। सिंधु सभ्यता की मोहरों एवं टेराकोटा की कलाकृतियों पर किन पशुओं का अंकन मिलता है? तो एक श्रृंगी अर्थात यूनिकार, हाथी, गैड़ा, हिरण, बाघ, भेड़ा, है ना, जबकि गाय एवं घोड़े का कोई नाम निशान नहीं है। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो लाल रंग का प्रयोग किया गया है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता के जानने के मूल स्रोत हैं क्या? मोहरे। सिंधु सभ्यता में किस धातु की जानकारी मिलती है? तांबा की। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक अभिलेख अर्थात साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से। सिंधु सभ्यता में माप तौल का क्या अनुपात था? तो माप तौल का अनुपात था, बाइनरी पद्धति देखी जाए तो 1:2, 2:8, 8:16, 16:32, 32 का दूना 64, है ना, इस तरह। और दशमलव पद्धति पे देखा जाए तो 16:64, 64:160, इसका अनुपात 320, इसका दूना 640। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मोहरों के निर्माण का प्रमुख केंद्र था? तो मोहरे निर्माण का केंद्र चनहुदड़ो था, जहाँ पर मोहरे बनाई जाती थी। सिंधु सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर किन पशुओं के चित्र उत्कीर्ण मिले हैं? तो व्याघ्र, गैंडा,
भैंसा और हाथी के। सिंधु सभ्यता में सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन। आगे की बात करते हैं कि परवर्ती हड़प्पा काल में पूरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? भगवानपुरा से। सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी प्राप्त होती है कहाँ से? मोहरों से। किस सैंधव स्थल से मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरें उत्खनन से प्राप्त हुई हैं? तो गनेरीवाल से। किस सैंधव स्थल से ताम्र रथ का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से। हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक प्रचलित थीं? चौकोर या वर्गाकार। आगे की बात करते हैं कि किस सैंधव स्थल से पकी मिट्टी के पैमाना का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता में पकी मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि के द्वारा किया जाता था? तो किस विधि के द्वारा? चिकोटी पद्धति के द्वारा। भारतीय टेराकोटा क्यों प्रसिद्ध है? तो जन सामान्य की भारतीय संस्कृति एवं जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान के लिए। सैंधव स्थलों से प्राप्त मुद्राओं में सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा थी कौन? तो एक श्रृंगी अर्थात यूनिकॉर्न की। सैंधव लिपि के प्राचीनतम नमूना का साक्ष्य कब प्राप्त हुआ? 1853 में। हड़प्पा लिपि की खोज किस वर्ष हुई? 1853 में। हड़प्पाई लिपि कैसी थी? तो चित्रात्मक अर्थात पिक्टोग्राफ थी। हड़प्पाई चित्रलेख लिपि में कुल कितने अक्षर समूहों की जानकारी मिलती है? तो 250 से लेकर 400 तक। मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पन लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं मृदभांडों पर। सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने तथा उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान का नाम है रेवरेंड हैरस के द्वारा। मनके बनाने वाली कार्यशाला किस हड़प्पन स्थल पर पाई गई थी? तो बनावली एवं लोथल से मनके बनाने के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा वासियों द्वारा निर्मित मृण मूर्तियों के विषय क्या थे? खिलौने, पूजार्पित पशु, मानव अलंकृतियां थी। आर्थिक और धार्मिक जीवन की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता में भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य अर्थात सैंधव सभ्यता से। सिंधु सभ्यता के लोग विश्वास करते थे मात्र देवी में। सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की, है ना, और पशुपति थोड़ा थोड़ा शिव जी से मिलते थे। हाँ जी। सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डोल अर्थात कुबड़ वाले बैल का क्या महत्व था? पवित्र पशु के रूप में इसे मानते थे। स्वास्तिक अर्थात प्रतीक का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है हड़प्पा काल से। आगे की बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता के समाज में किस पशु को शक्ति का प्रतीक माना गया है? तो वृषभ को शक्ति का प्रतीक। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्रसिद्ध पुरोहित की आकृति प्राप्त हुई है? प्रसिद्ध पुरोहित मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पीय स्थल से प्रसिद्ध योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो वो मोहनजोदड़ो से। हड़प्पीय संस्कृति में पूजा होती थी किसकी? तो आद्य रूप शिव की, मातृ देवी तथा पीपल के पेड़ की। हड़प्पा सभ्यता के किन स्थलों से चौकोर गोल अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो लोथल एवं कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ? लोथल से। किस प्राचीन सभ्यता के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध स्थापित थे? तो इराक अर्थात मेसोपोटामिया से। सैंधव सभ्यता में किस वस्त्र के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो सैंधव सभ्यता के लोग सूती वस्त्र पहनते थे। सैंधव व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह के साथ होता था? तो दिलमुन बहरीन और मेलुआ मगन से। भारत में रेशम उपयोग का प्राचीनतम साक्ष्य किस पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है? तो नेवासा से प्राप्त हुआ है। किस प्रकार के समाज में मातृ देवी की अवधारणा प्रचलित थी? कृषि समाज में। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए प्रमुख आयात करने वाली वस्तु कौन सी थी? तो धातु तथा कीमती नग थे। उत्तर पूर्व अफगानिस्तान स्थित हड़प्पीय स्थल जो व्यापारिक बंदरगाह के लिए भी जाना जाता था, सोर्तगई अफगानिस्तान। सैंधव स्थल बालाकोट एवं लोथल किस उद्योग के लिए जाने जाते थे? तो सीप उद्योग के लिए जाने जाते थे। मनका निर्माण व मुहर निर्माण के लिए प्रसिद्ध सैंधव स्थल कौन सा है? चन्होदड़ो। गुजरात तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह थे लोथल तथा मुंद्रा। हड़प्पा कालीन लोगों को किन फलों का ज्ञान था? तो हड़प्पा काल के लोग तरबूज जानते थे, खजूर, नींबू, अनार भी जानते थे, है ना।
नेक्स्ट है कि कौन सी विशेषता सिंधु सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती थी? तो नगरीय जीवन। किस वस्तु का निर्यात मेलुहा से होता था जिसकी पहचान हड़प्पा संस्कृति के रूप में की जाती थी? तो काली लकड़ी, हाथी दांत तथा सोना की। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई है? तो लोथल से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। चलिए, यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ, वे किस नाम से पुकारते थे? सिंडन नाम से कपास को बुलाया जाता था। सैंधव सभ्यता के लोगों को किन धातुओं का ज्ञान था? तो टिन का, तांबा का, सोना का, चांदी का, जबकि लोहे का नहीं था। प्राचीन भारत में वजन मापने की इकाई क्या कहलाती थी? तो प्राचीन भारत में वजन मापने की इकाई रक्तिका कहलाती थी, है ना, रक्तिका। हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्द मणि का आयात कहाँ से किया जाता था? बदख्शा, अफगानिस्तान से। आगे की बात करें कि सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से। विशेष तथ्य के रूप में देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषता थी व्यापार। हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य भाग था। हड़प्पीय लोग अंतर्देशीय व सामुद्रिक दोनों व्यापार करते थे। उत्खननों से कांसे और पकी मिट्टी के बैलगाड़ी के नमूने तथा साथ ही नाव के चित्रण से युक्त मोहरें प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता ने मानव जात के लिए जो दो स्थायी उपहार प्रदान किए थे वे हैं गेहूं और कपास की खेती। आगे की बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में लोगों को जानकारी थी किसकी? ढेकली, कुआं एवं कुएं पर पुल्ली की। समाधान विधियां देखें तो सिंधु सभ्यता में अंत्येष्टि प्रथा कैसी थी? तो मृतिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित समाधान किया जाता था। समाधान में सिद्ध किया गया कि हड़प्पा के लोगों में एक सामान्य दफनाने की पद्धति थी, है ना। तो जमीन में गड़े हुए मुर्दों के सिर हमेशा उत्तर दिशा की ओर होते थे। मुर्दों को दफनाते समय आमतौर पर चीज़ों का भी इस्तेमाल किया जाता था। किस सैंधव स्थल से 200 संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिलता है? तो कहाँ से? लोथल से 3 युगल समाधिकरण प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से 1 युगल समाधिकरण मिला है। राखी गढ़ी से भी युगल समाधि के प्राप्त हुए हैं। किस हड़प्पाई स्थल मानव समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कहाँ से? सनौली से। समाधान एच किस संस्कृति का द्योतक है? एच किस संस्कृति का द्योतक है? तो परवर्ती हड़प्पा संस्कृति का। अब स्थल देखते हैं, समाधान भी देख लेते हैं। तो हड़प्पा स्थल में समाधान था ताबूत समाधान, सनौली में विस्तारित समाधान, लोथल से संयुक्त समाधान, मोहनजोदड़ो से कलश समाधान था। अब बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य। हड़प्पा स्थल के कुल कितने धान्य कोष्ठ पाए गए हैं? तो 6 की 2 पंक्तियां पाई गई हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। किन राज्यों में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो किन राज्यों में पाए गए हैं? पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। हड़प्पा स्थल से प्राप्त अन्नागार किस दिशा में अवस्थित था? तो नगर के पश्चिमी द्वार के पास। सैंधव सभ्यता के किस एक स्थल से कब्रिस्तान एच संस्कृत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो एच संस्कृत हड़प्पा से। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से तांबे की एक मानव आकृति का एक साक्ष्य प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से। हड़प्पा संस्कृत से प्राप्त युद्ध शस्त्र थे धनुष और तीर। सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार किस सैंधवपुरा स्थल से पाया गया है? मोहनजोदड़ो से पाया गया है। किस सैंधव स्थल से पुजारी की प्रस्तर पत्थर की मूर्ति मिली है? मोहनजोदड़ो से। आगे की बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कांस्य नर्तकी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो कांस्य नर्तकी की प्रतिमा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है।
आगे की बात करते हैं कि किस सैंधव स्थल से मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे का अस्थि पंजर प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से। एक मुद्रा पर नेक्स्ट है एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित किया गया है। यह साक्ष्य किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। आगे, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है? तो कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। हड़प्पा के किन स्थलों से हड़प्पा पूर्व अवस्था के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा राजस्थान से और बनावली हरियाणा से। चलिए आगे देखते हैं, है ना। अग्निवेदिकाओं अथवा अग्नि पूजा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा एवं लोथल से इसके साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से भूकंप का आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से नाली के निर्माण में लकड़ी कुरेद कर प्रयोग किए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल पर रक्षा प्राचीरों से निचले नगर के भी घिरे होने का स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। चलिए आगे देखते हैं। सैंधव सभ्यता के किस पुरास्थल से दुर्ग में 7 अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा से 7 अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे निर्मित थे किसके? तो मिट्टी की ईंटों से निर्मित थे। हाथीदांत का पैमाना किस हड़प्पीय पुरास्थल से प्राप्त हुआ? लोथल से। सिंधु सभ्यता की कौन सी संरचना पक्की ईंटों से निर्मित विशालतम संरचना है? तो लोथल का गोदीवाड़ा। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त एक भांड पर एक दृश्य अंकित है जो पंचतंत्र की सुविदित लोक कथा चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है? तो वह स्थल है लोथल। हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल जहां से एक नौका घाट का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? लोथल से। किस सैंधव स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कहां से? धौलावीरा से। आगे की बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। वह कौन सा सैंधव स्थल है जो 3 भागों में विभक्त है? तो धौलावीरा। किस सैंधव स्थल से सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई है? तो खगोलीय वेधशाला की बात की गई है पहली, तो धौलावीरा गुजरात से। हड़प्पा संस्कृति के किन पूरा स्थलों से जल संसाधन के क्षेत्र में तकनीक कौशल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? धौलावीरा एवं मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता में कौन सी महत्वपूर्ण चीजें पाई गई हैं? तो सिंधु सभ्यता में कौन सी महत्वपूर्ण चीजें पाई गई हैं? अन्नागार, 2 मंजिला भवन तथा स्नानागार। हड़प्पा कालीन किस स्थल से चांदी के मुकुट का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो चांदी का मुकुट कुनाल हरियाणा से प्राप्त हुआ है। किन सैंधव स्थलों से ऊंट की हड्डी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, कोटदा। सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए प्रयोग करते थे पांसे का खेल, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि। किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है ना? तो बनावली से। प्रारंभिक हड़प्पाई पुरास्थल जहां से दुर्गीकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो दुर्गीकरण के साक्ष्य कोटदीजी से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस उत्खनन स्थल से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं? तो घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं सुरकोटदा से। मुंडीगाक हड़प्पीय स्थल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। आगे बात करते हैं किसका? सैंधव सभ्यता से धातुओं का आयात किया जाता था ना कि निर्यात। तो शंख कच्चा माल था कहाँ से? कच्छ तथा भारत की खाड़ी से आयात किया जाता था। सोना दक्कन कर्नाटक अर्थात अफगानिस्तान से, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे भी देख लेते हैं कि तांबा कहाँ से प्राप्त किया जाता था? खेतड़ी राजस्थान से एवं बलूचिस्तान से आयात किया जाता था। फिरोजा की बात करें तो ईरान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिया। टिन कहाँ से आयात किया जाता है? अफगानिस्तान तथा ईरान से
टिन का आयात किया जाता था। लाजवर्द की बात करें तो बदख्शा अफगानिस्तान से शिलाजीत मिलता था। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से गोमेद का आयात गुजरात तथा मध्य भारत से किया जाता था। और चांदी का तो राजस्थान की जावार एवं अजमेर की खानों से तथा अफगानिस्तान एवं ईरान से भी प्राप्त किया जाता था। सैंधव सभ्यता के अंत के संदर्भ में विज्ञानों का मत, इसका अंत कैसे हुआ? तो विनाश का कारण और इतिहासकार आर्यों के आक्रमण के कारण कुछ लोगों ने बताया कि सैंधव सभ्यता का विनाश या अंत हुआ। आर्यों का आक्रमण किसके द्वारा बताया गया? तो इतिहासकार आर.पी. चंद्रा ने बताया। गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर एवं स्टुअर्ट पिगट ने कहा कि सैंधव सभ्यता का अंत आर्यों के आक्रमण से हुआ था। आगे बात करें, कुछ हैं जैसे जलवायु परिवर्तन बता रहे हैं तो अमलानंद है ना, जलवायु परिवर्तन की बात करें इससे अंत हुआ तो अमलानंद घोष तथा आर.एल. स्टाइन ने बताया कि जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का अंत हुआ। पुरातात्विक परिवर्तन के इतिहासकार हैं M.R. साहनी, R.L. राइक्स, जॉर्ज ऑफदेल्स और H.T. लैम्ब्रिक पुरातात्विक परिवर्तन बताए हैं। महामारी के कारण बताया है K.U.R. तथा कनेडी ने। अदृश्य गाज के लिए बताया है M. तिमित्रे ने। आगे बात करते हैं कि सिंधु नदी के प्रवाह क्रम में परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी का अंत हुआ तो किसने बताया? H.T. लैम्ब्रिक व माधो स्वरूप वत्स ने। क्रमशः शुष्कीकरण को भी बताया किसने? M.R. मुगल ने। तो इस तरह इसके अंत के बारे में सभी लोगों ने अपने अपने मत दिए। पुरातत्वविद और रचना, स्टुअर्ट पिगट के द्वारा प्री हिस्टोरिक इंडिया की रचना की गई। सुब्बा राव के द्वारा पर्सनालिटी ऑफ द इंडिया की रचना की गई। ब्रिगजट एवं रेमंड एल्चिन द्वारा द बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन की रचना हुई। H.D. संकारिया ने प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के बारे में रचना की। आगे बात करते हैं सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में विद्वानों का मत देखते हैं। तो विद्वान है डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र ने बताया कि सिंधु सभ्यता के निर्माता आर्य हैं। गार्डन चाइल्ड एवं मार्टिमर व्हीलर ने बताया कि सिंधु सभ्यता के निर्माता सुमेरियन माने जाते हैं। राखालदास बनर्जी विद्वान ने बताया कि द्रविड़ सिंधु सभ्यता के निर्माता माने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं हड़प्पीय साक्ष्य मापने की पद्धतियां और पुरातत्वविद। तो जाली प्रकार की उत्खनन पद्धति बताई किस पुरातत्वविद ने? R.E.M. व्हीलर के द्वारा। स्तर विन्यास का सिद्धांत बताया है मापने की विधि थॉमस जेफरसन ने। रेडियो कार्बन तिथिक्रम पद्धति मापने की बताई है F.W. लीवी ने। त्रियामी मापन विधि की पद्धति बताई है प्रिंट रिवर्स पुरातत्वविद ने। अब स्थल हैं और उनके साक्ष्य दिए गए हैं ना। तो देखिए हड़प्पा स्थल से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा स्थल की बात कर रहे हैं, ठीक। तो हड़प्पा स्थल से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं सवाधान R37 और धूसर पाषाण पुरुष प्राप्त हुआ है। लोथल से मिला है गोदीवाड़ा। हाथी दांत का स्केल, फारस की खाड़ी की मुद्रा लोथल से प्राप्त हुई है। कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य जुता हुआ खेत मिला है। अग्निवेदिकाएं, खांचे, नगर दुर्ग और निचली बस्ती मिली है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो नर्तकी की मूर्ति, बड़ा अन्नागार, घोड़े की मृण मूर्ति, उत्कीर्ण कांस्य कुल्हाड़ी, पट्टेदार जल निकास मोहनजोदड़ो से इतना साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुआ है। सुतकांगेडोर से क्या प्राप्त हुआ है? नगर दुर्ग और किलेबंद निचली बस्ती। हड़प्पा से आरा पहिया, पीराक से घोड़े का जीवाश्म मिला है। आगे बात करते हैं बनावली से। तो बनावली स्थल से पकी मिट्टी का हल मिला है। कुड़ाल से क्या मिला है? कुड़ाल, तो कुड़ाल की बात करते हैं चांदी का मुकुट। और इस हड़प्पा स्थल से ही हाल ही में चांदी की सामग्री तथा आभूषणों का एक असामान्य भंडार उपलब्ध हुआ है। सुरकोतड़ा की बात करें तो यहाँ से घोड़े की हड्डियां मिली हैं। जूनी कुरान से स्टेडियम मिला है। घग्गर हाकरा से इस नद निकाय के किनारे बस्तियों का सर्वाधिक संकेंद्रण मिला है। बुर्ज होम की बात करें तो यहाँ से कश्मीर में स्थित इस नवपाषाण स्थल से
पूर्वकालीन हड़प्पा संपर्कों के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। आहार से भारत में शुद्ध ताम्रयुगीन स्थल के रूप में वर्णित है आहार। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनके खोजकर्ता के नाम देखते हैं तथा वर्ष भी दिया गया है ना। तो हड़प्पा स्थल कहाँ पर है? रावी नदी और पंजाब मांटगोमरी। खोज करता है या खोजा गया है दयाराम साहनी द्वारा वर्ष 1921 में। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी के किनारे और प्रांत देखा जाए तो सिंध प्रांत पाकिस्तान में। खोज करता है मोहनजोदड़ो के रखाल दास बनर्जी और वर्ष है 1922। तीसरा चनहुदड़ो। चनहुदड़ो की खोज कहाँ किसने की है? तो नन्नी गोपाल मजूमदार ने की है, 1931 में की है, सिंध प्रांत में की है। और किस नदी? सिंधु नदी के किनारे। कोट दीजी सिंधु नदी और प्रांत है सिंध प्रांत। खोज करता है फजल अहमद खान। कब किया? 1955 से 57। अगला है अली मुराद, किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे, सिंध प्रांत में। और बाकी चीजें नहीं दी हैं। आगे बात करते हैं कि बालाकोट। बालाकोट बिंदार नदी के किनारे और कहाँ स्थल कौन सा है? तो दक्षिणी पाकिस्तान बलूचिस्तान। खोज करता है जॉर्ज एफ डेल्स 1979 में। सुतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे है, बलूचिस्तान में स्थल है। खोज करता है ऑरेनस्टाइन सन 1927 में। सुतकाकोह सादिकौर नदी के किनारे और स्थल है उत्तरी बलूचिस्तान और खोज करता है डेल्स 1962 में। आगे बढ़ते हैं डाबरकोट। डाबरकोट कहाँ पर है? तो उत्तरी बलूचिस्तान में है। नेक्स्ट है नौसारो। नौसारो कहाँ पर है? बलूचिस्तान में। सूरतघई अफगानिस्तान में। खोज करता है दुपरी एवं फ्रैंकफर्ट। अल्लाह दीनो इसकी खोज की गई है कराची पाकिस्तान में। खोज करता है फेयर सर्विस 1982 में। मांडा। मांडा कहाँ है? चेनाब नदी जम्मू कश्मीर। खोज करता है जेपी जोशी एवं मधुबाला 1982 में खोज की गई। रोपड़ सतलज नदी के किनारे पंजाब और खोज करता है यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 56। बाड़ा एवं कोटला निहंग स्थल है पंजाब में। खोज करता है पंजाब पुरातत्व विभाग एवं यज्ञदत्त शर्मा 1956 में की गई खोज। संघोल कहाँ पर पड़ता है? तो स्थल है पंजाब और खोज करता है एस तलवार एवं RS बिष्ट 1968 में। राखीगढ़ी द्रस्वती नदी के किनारे है, हरियाणा में है और खोज करता है सूरज भान एवं भगवान देव 1963 से 69। कुड़ाल की खोज। कुड़ाल यह कहाँ पर पड़ता है? सरस्वती नदी में और स्थल है हरियाणा। खोज करता है जगपत जोशी एवं रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में। बनावली किस नदी के किनारे है? बनावली सरस्वती नदी के किनारे है और स्थल कहाँ है? तो बनावली हरियाणा। खोज करता है रविंद्र सिंह बिष्ट 1973-74। बालू की खोज की है, स्थल है हरियाणा। खोज की है उदयवीर सिंह एवं सूरज भान 1974 से 1979। मीताथल की खोज हरियाणा स्थल में है और खोज करता है सूरज भान 1968। भगवानपुरा किस नदी के किनारे? सरस्वती और स्थल है हरियाणा में। जेपी जोशी के द्वारा इसकी खोज की गई। आगे देखते हैं आमरी एवं जुडेर जोदड़ो। आमरी एवं जुडेर जोदड़ो कहाँ पर पड़ता है? सिंध प्रांत में। नेक्स्ट है कि डेरा इस्माइल रहमान ढेरी सरायकोल जलीलपुर कहाँ पर पड़ते हैं? पंजाब प्रांत में पड़ते हैं। आगे की बात करते हैं कि कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे राजस्थान। खोज करता है बीबी लाल एवं BK थापर 1961 में। बालाथल की खोज स्थल है राजस्थान में। खोज करता नहीं दिए हैं। आलमगीर कहाँ पड़ता है? तो हिंडन नदी के किनारे, मेरठ उत्तर प्रदेश। खोज करता यज्ञदत्त शर्मा सन 1952-55। हुलास एवं बड़ा गांव तो यह कहाँ पर पड़ता है? सहारनपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगे की बात करते हैं मांडी कहाँ पर पड़ता है? तो मांडी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सनौली की बात करें बागपत उत्तर प्रदेश में पड़ता है और खोज करता DV शर्मा
2005-2006 में। रंगपुर कहाँ है? मादर नदी में है और स्थल है गुजरात। खोज करता है माधो स्वरूप वत्स एवं रंगनाथ राव 1953-54 में। लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है। स्थल है गुजरात। SR राव एवं माधो स्वरूप वत्स इसके खोज करता है 1955-57। धौलावीरा की बात करें कच्छ गुजरात में। JP जोशी एवं RS बिष्ट 1967-68 में। आगे की बात करते हैं सुरकोटड़ा। तो सुरकोटड़ा गुजरात और खोज करता है जगपत जोशी 1972 से 75। देसलपुर की बात करें तो देसलपुर पड़ता है कच्छ गुजरात में। खोज करता है KV सौंदरराजन 1964। रोजरी एवं प्रभास पाटन है ना, यह कहाँ पर पड़ता है? काठियावाड़ गुजरात में। और खोज करता देखे जाए तो गुजरात पुरातत्व विभाग एवं पोसे हल। भगवतराव गुजरात में पड़ता है। पादरी गुजरात में पड़ता है। खोज करता बसंत सिंधे हैं। आगे दिया है कि मालवड़ एवं भोगत्रार कहाँ है? गुजरात में और खोज करता है आलचिन एवं जोशी 1967-70 में। कुंतसी कहाँ पड़ता है? गुजरात में। MK धावलीकर, MR रावल एवं YM चीतलवाल। आगे बात करते हैं दहमाबाद किस नदी के किनारे पड़ता है? प्रवरा नदी के। राज्य की नाम पूछा जाए तो महाराष्ट्र। देश पांडे, रंगनाथ राव एवं SA साली यह सब खोज करता थे 1974-78। मुंडीगाग स्थल कहाँ है? अफगानिस्तान। नदी तट दिए गए हैं और नदी तट पर स्थित सैंधव स्थल की बात करते हैं। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी है ना। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। हड़प्पा रावी नदी। कालीबंगा घग्गर या चौतांग नदी। रोपड़ सतलज नदी। आलमगीर हिंडन नदी है ना। चलिए आगे बात करते हैं मांडा की बात करें तो चेनाब नदी किनारे। दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे। बनावली घग्गर अर्थात सरस्वती नदी किनारे। लोथल भोगवा नदी। भगवानपुर सरस्वती नदी। रंगपुर भादर या मादर नदी। सुतकांगेडोर दस्त या दास नदी। विविध की बात करते हैं कि सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्रतिपादित किया कि हड़प्पीय संस्कृत का विकास सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ है और इसमें पश्चिम का अंतर्वेद नहीं था? माधो स्वरूप वत्स ने। पाकिस्तान में सरस्वती नदी को किन नामों से जाना जाता था? नाड़ा, रैनी, हकड़ा, वहिंदा। नाड़ा, रैनी, हकड़ा, वहिंदा। आगे देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था ओलिगार्की अर्थात कुलीन वर्ग की थी। मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? तो मेसोपोटामिया शामिल क्षेत्र को उत्तर पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग कुजेस्तान ईरान है ना। मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ देखा जाए तो एक ग्रीक शब्द जिसका अर्थ है जो नदियों के बीच की भूमि, अर्थात दो नदियों के बीच की भूमि क्या कहलाती है? मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ है। आगे की बात करते हैं कि प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता में लेखन का कार्य कब से प्रारंभ हुआ माना जाता है? जब आरंभिक मानव बस्तियों से नगरों का उदय हुआ तब से। मेसोपोटामिया में किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया था? मेसोपोटामिया में किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया था? तो अकद्दी भाषा ने। आज आगे बढ़ते हैं कि हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता थी कैसी? चालकोलिथिक अर्थात ताम्रपाषाणी। किस विद्वान ने हड़प्पा संस्कृत के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? तो सर मार्टिमर व्हीलर ने। हड़प्पा सभ्यता काल की ताम्र निधि संस्कृत की किस एक मृदभांड से अंतिम रूप से पहचान की गई? तो गेरुवर्णी मृदभांड से। आमरी संस्कृत का विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो सही जवाब होगा कि आमरी संस्कृत का विकास सिंध क्षेत्र में हुआ था।
सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण माना जाता है आर्यों का आक्रमण। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रवृत्ति कैसी थी? मातृ प्रधान थी। किस पुरातत्वविद का कथन है कि सिंधु सभ्यता का विनाश आर्यों के आक्रमण से हुआ? तो मार्टिमर व्हीलर का। प्रसिद्ध पुरातत्वविद जॉन मार्शल ने किस विषय पर रचना की? तो भारतीय कला और शिल्प पर। आगे है सिंधु व सुमेरियन सभ्यता में समानता। तो समानता देखते हैं सिंधु व सुमेरियन सभ्यता में। तो सिंधु व सुमेरियन की अन्न भंडार प्रणाली दोनों में थी। अर्थव्यवस्था कृषि एवं व्यापार पर निर्भर था। समान प्रकार के मृदभांड पाए गए। सुखाई गई ईंटों का प्रयोग किया गया। सिंचाई प्रणाली, पहिए के वाहनों का उपयोग, सामाजिक समारोहों में स्तुति गान की परंपरा आदि। सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदियां अफगानिस्तान में अवस्थित हैं? तो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं हरिरुद्र, कुभा, क्रम्बो। बार बार आने वाली बाढ़ के कारण कौन सा हड़प्पीय नगर नष्ट हो गया था? मोहनजोदड़ो नगर। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट 2018 के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा? 900 वर्ष। आगे की बात करते हैं